15 अगस्त 2021 रात 10 बजे सरसावा, उत्तर प्रदेश में स्थित है भारत की विदेशी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ की एक अर्धसैनिक शाखा स्पेशल ग्रुप के विंग कैंप में कमांडो का एक समूह एक नियमित मिशन की तैयारी कर रहा था जो उन्हें अभी सौंपा गया था। वे कुछ ही सेकंड में रॉ के 2 रूसी निर्मित Mi-17 हेलीकॉप्टरों में सवार होकर आगरा के हिंडन एयर बेस पहुंचे। 3.25 घंटे से भी कम समय में वहां पहुंचे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल ने टीम का स्वागत किया। उस समय वह एक बड़े बचाव अभियान की योजना में शामिल थे जिसे भारत कटम से आगे की एक देश में अंजाम देने वाला था। कमांडो को स्पष्ट ब्रीफिंग देने के बाद डोभाल बिना देर किए हिंडन बेस पर उड़ान भरने का इंतजार कर रहे विमानों के पास लौट आए। यह बाद में ही दुनिया को पता चला कि हिंडन में जो कुछ हुआ वह आंतरिक अस्थिरता के कारण उग्रवाद से तबाह हुए अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को बचाने के लिए नई दिल्ली के कदमों की तैयारी थी और उस शानदार सैन्य अभियान को ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया, जिसे हमने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ी कमांडो टीमों के साथ अंजाम दिया ताकि अफगान विद्रोही समूह तालिबान की भारतीयों का शिकार करने और उन्हें खतरे में डालने की गुप्त योजनाओं का मुकाबला किया जा सके। लीकीट का नया वीडियो कार्रवाई के बारे में है और आइए इस ऑपरेशन की अन्य अज्ञात कहानियों के बारे में जानते हैं। पृष्ठभूमि: अक्टूबर 2001 में शुरू हुए अपने अफगान आक्रमण वॉर ऑन टेरर के अंत के हिस्से के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की कि वह 2021 के मध्य तक वहां से अपने सैनिकों को वापस ले लेगा। उसी वर्ष मई में प्रयास तेज हो गए। इस अवसर का लाभ उठाकर अफगानिस्तान की सरकार विरोधी ताकतें, पहले वहां शासन कर चुकी तालिबान सेना और उनके प्रति वफादार सरदार एक साथ आ गए। अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित अशरफ गनी सरकार पर हमले ने देश को एक बार फिर से विद्रोह की आग में झोंक दिया है। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के जन समर्थन से अफगानिस्तान के सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों को एक एक करके जीतते हुए आगे बढ़ी। इस तालिबानी सेना ने जल्द ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और माहौल खराब हो गया। वहां आतंक का माहौल पैदा हो गया। उक्त स्थिति ने उस शहर में रहने वाले स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के कई लोगों को बहुत डरा दिया है। सरकारी सेना और तालिबान सेना के बीच हुए भीषण युद्ध में सरकार समर्थक सेनाएं हार गईं और उनमें से अधिकांश तालिबान के पक्ष में चले गए। जैसे ही यह खूनी लड़ाई एक कदम आगे बढ़ी और संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो देशों और भारत के राजनयिक कार्यालयों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, इन देशों ने अपने नागरिकों और काबुल के राजदूतों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को बचाने के लिए त्वरित उपाय शुरू कर दिए। भारत समेत दुनिया के देशों ने यहां से लोगों को सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा, जहां प्रशासन पूरी तरह से गतिरोध में था। भारत अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बारे में अच्छी तरह से जानता था, जो 1 मई 2021 को शुरू हुई थी और उसके बाद जासूसी संगठन ROA की खुफिया इकाइयों के माध्यम से और देश भर में सरकारी बलों को अपने अधीन करने में तालिबान द्वारा बड़े पैमाने पर प्रगति की गई थी। इसीलिए केंद्र सरकार इस संघर्षपूर्ण स्थिति में अफगानिस्तान गए सभी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क थी। 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत श्री रुदेंद्र टंडन से अफगानिस्तान के दूरदराज के इलाकों में फंसे भारतीयों को खोजने और उन्हें जल्द से जल्द राजधानी काबुल लाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने अन्य मामलों पर चर्चा के लिए 3 से 18 जून 2021 तक 3 बैठकें बुलाई हैं। इन सभी बैठकों में, जिनमें केंद्रीय रक्षा और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, चर्चा का मुख्य विषय अफगान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी था। लेकिन 14 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल में अफगान राष्ट्रपति के महल और संसद भवन पर कब्जा कर लिया और कुछ ही घंटों में उन्होंने उस शहर के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर कब्जा कर लिया, जिससे नई दिल्ली की चिंता बढ़ गई। इस स्थिति को और अधिक कठिन बनाने के लिए ऐसी खबरें हैं कि तालिबान बल काबुल में भारतीयों सहित विदेशियों पर हमला कर सकते हैं। तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को शाम 4 बजे अपने आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक व्यापक आपातकालीन बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत के 4 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वायुसेना और अर्धसैनिक प्रमुख, विदेश सचिव, रॉ निदेशक, कमांडो ग्रुप, स्पेशल ग्रुप के प्रमुख और विशेष अतिथि मौजूद थे। इस मंत्रिस्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक का सामान्य निष्कर्ष यह था कि तालिबान की जीत,
जिसने राजधानी काबुल सहित अफगान देश के 3/4 हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है, वहां भारतीय नागरिकों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। इसका एक कारण यह था कि भारत विरोधी सख्त रुख रखने वाली तालिबान सेना का अफगानिस्तान में भारतीय राजनयिक कार्यालयों और उनके निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न नौकरियों के लिए अफगानिस्तान आए भारतीय नागरिकों पर बेरहमी से हमला करने का इतिहास रहा है। इस मामले में प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को आदेश था कि बिना किसी देरी के भारतीय वायुसेना के विमानों और एयर इंडिया के विमानों का उपयोग करके काबुल से बड़े पैमाने पर निकासी शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित मंत्रालयों को इसके लिए जरूरी सभी कदमों की पृष्ठभूमि तैयार करने के सख्त निर्देश भी दिए। परिणामस्वरूप विदेश, रक्षा और नागरिक उड्डयन मंत्रियों की देखरेख में नॉर्थ ब्लॉक में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसके संयोजक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल थे। यह एक समस्या प्रभावित क्षेत्र था, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा बुलाई गई इस टास्क फोर्स का पहला निर्णय वायुसेना के गरुड़ कमांडो या आरओ के विशेष समूह कमांडो को ले जाना था, जिन्होंने अफगान धरती पर सफलतापूर्वक कमांडो ऑपरेशन किए थे। चूंकि भारतीय राजदूत श्री रुदेंद्र तांतन और अन्य दूतावास के अधिकारियों को काबुल से बचाया जाना था, इसलिए समिति ने सुझाव दिया कि अफगानिस्तान के 2 पड़ोसी देशों अर्थात ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजनयिक कार्यालय भी इस मिशन में भाग लें। 15 अगस्त 2021 को जैसे ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देशों ने वहां फंसे अपने नागरिकों को हवाई मार्ग से निकालने के प्रयास तेज कर दिए। इसके लिए उन्होंने काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया, जो आंशिक रूप से अमेरिकी सेना की भारी सुरक्षा के तहत काम कर रहा था। भारतीय विमानों को इस हवाई अड्डे पर पहुंचना था, जहां सशस्त्र सैनिक केवल दीवार के अंदर पहरा देते थे। दिल्ली में आयोजित टास्क फोर्स समिति की बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि उक्त मिशन के लिए सबसे अनुभवी पायलटों को काबुल में नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक एटीसी था जो सीमित संचार सुविधाओं के साथ लैंडिंग और टेक को संभव बनाता था। इस प्रकार अफगान को अफगानिस्तान से रिहा करने से रोकने के लिए तालिबान ने तालिबान हवाई बंदरगाह को अवरुद्ध कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अजीत डोवेल के उच्च पदस्थ अधिकारियों के बीच बहुत निराशा फैल गई। इसके अनुवर्ती समाचार के रूप में, जैसा कि आईबी के अफगान डेस्क ने एनएससीएस के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के तालिबान कमांडर को काबुल हवाई अड्डे पर आने वाले भारतीय नागरिकों और विमानों पर हमला करने के लिए आवाज संदेश साझा किया था। निकासी समिति को आचरण करना होगा। दुश्मन की गुप्त रणनीति से स्थिति को जटिल बनाने वाले इस भारतीय बचाव अभियान की सफलता के लिए निकासी समिति ने कार्यवाही की मंजूरी के लिए 15 अगस्त 2021 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तर्क था कि यदि पाकिस्तानी सेना या उनके जासूसी संगठन इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने उग्रवादग्रस्त अफगान धरती पर फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के केंद्र सरकार के फैसले को विफल करने के लिए तालिबान का इस्तेमाल किया, तो इसका मुकाबला भारत की ताकत से किया जाना चाहिए। इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल को अफगानिस्तान में भारत के मिशन के लिए आवश्यक होने पर किसी भी प्रकार की सैन्य तैयारी करने की पूरी छूट दे दी। इसके साथ ही डोभाल ने कुछ ही मिनटों में अपने कमरे में निकासी बल की दूसरी बैठक बुलाई। यदि अफगानिस्तान पहुंचने वाले भारतीय विमानों पर तालिबान द्वारा किसी भी प्रकार का हवाई रक्षा हमला किया जाता है, तो ताजिकिस्तान के फरखोर एयरबेस पर तैनात सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों को काबुल के पास हवाई क्षेत्र में तैनात किया जाएगा और रो की विशेष कमान होगी। अगर तालिबान हवाई अड्डे में घुसकर भारतीय विमानों या नागरिकों पर हमला करता है, तो इसका मुकाबला करने के लिए टास्क फोर्स की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से इस निकासी टीम में वायुसेना के ग्रुप कमांडो और गरुड़ कमांडो को शामिल करने की भी। अजीत डोभाल, जिन्होंने टास्क फोर्स कमेटी द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों को तुरंत स्वीकार कर लिया, जल्द ही आरओ प्रमुख सामंथा गोयल और वायुसेना प्रमुख RK ईसा बदुरिया को ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से अफगानिस्तान में भारतीय हवाई मिशन की तैयारी पूरी करने के लिए कहा। कुछ ही घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के सरसावा एयरबेस से रॉ की एक अर्धसैनिक विंग, स्पेशल ग्रुप कमांडो और गुजरात के जामनगर एयरबेस से वायुसेना की एक विशेष बल विंग, गरुड़ कमांडो को आगरा के हिंडन एयरबेस पर एयरलिफ्ट किया गया। निकासी कार्य बल को इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये कमांडो, जिनमें कुल 40 लोग शामिल हैं, काबुल हवाई अड्डे पर या उसके बाहर भारतीय नागरिकों या मिशन टीम को तालिबान द्वारा पेश की गई सैन्य चुनौती को कुशलतापूर्वक नष्ट करने में सक्षम होंगे।
या भारतीय नागरिकों या मिशन टीम के खिलाफ, क्योंकि कुल 40 लोगों वाले ये कमांडो किसी भी कठिन इलाके और स्थिति में जटिल विशेष अभियान चलाने में अनुभवी थे। इस वजह से डोभाल को इस कमांडो टीम की आवश्यकता थी, जो रॉकेट चालित ग्रेनेड और अत्याधुनिक मशीनगनों सहित हथियारों से लैस थी, ताकि अगर कोई स्थिति हाथ से बाहर हो जाए तो उसका मुकाबला करने के लिए घातक सैन्य हमले के लिए तैयार रहे। मिशन के क्रियान्वयन के लिए ब्रीफिंग के बाद हिंडन एयरबेस गरुड़ और विशेष समूह कमांडो तैयार होने के बाद नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय ने गुप्त रूप से सीमा साझा करने वाले 4 देशों में रॉ और आईबी की खुफिया इकाइयों में हाई अलर्ट की घोषणा की। वहीं भारतीय वायुसेना के ऑपरेशनल मुख्यालय ने ताजिकिस्तान में अपने फारखोर एयरबेस और गरुड़ कमांडो के साथ आगरा स्थित स्पेशल ग्रुप कमांडो के 2 C-130 सुपर हरक्यूलिस विमानों को 15 अगस्त 2021 को रात 11:30 बजे इसने हिंडन एयरबेस से ऐनी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। सुपर हरक्यूलिस की यह यात्रा पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को पार किए बिना फारस की खाड़ी से होकर गुजरी। यह हवाई अड्डा भारत की हवाई जासूसी शाखा एविएशन रिसर्च सेंटर के लिए मध्य एशिया में अग्रणी बेस था, इसलिए उन्होंने यहां से संचालित होने वाले ARC के जासूसी विमानों की निगरानी में अफगान हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ऐनी बेस को चुना। कम से कम 5 घंटे की यात्रा के बाद ये दोनों हरक्यूलिस विमान फारस की खाड़ी से होते हुए ताजिकिस्तान के ऐनी एयरबेस पर पहुंचे और वहां एविएशन रिसर्च सेंटर के गुप्त हैंगर में चले गए। इसके बाद इसके पायलटों ने नई दिल्ली में ऑपरेशंस कमांड से अगले आदेश का इंतजार किया। विमान के पायलटों और चालक दल के लिए दिल्ली से प्राप्त निर्देश थे कि हिंडन से दुशांबे के लिए प्रस्थान करने वाले C-17 विमान के आने के बाद ही हरक्यूलिस दुशांबे से अफगान हवाई क्षेत्र में उड़ान भर सकता है। इस वजह से उन्हें अपनी बारी आने तक अंतराल में आराम मिलता था और अगली उड़ानें शुरू होने तक ऐनी में क्वार्टर में रुके थे। आगरा के हिंडन एयरबेस से 20 विशेष समूह कमांडो और गरुड़ कमांडो के अगले बैच के साथ वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने 16 अगस्त 2021 को 12:20 बजे ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे की ओर उड़ान भरी। कुछ घंटे पहले C-130 हरक्यूलिस, जो हिंडन से उड़ा था, फारस की खाड़ी के हवाई मार्ग से बच गया और इसके बजाय ईरान के ऊपर से ताजिकिस्तान के लिए उड़ान भरी। ताजिक समयानुसार सुबह ठीक 6:50 बजे ग्लोब मास्टर विमान दुशांबे के ऐनी में उतरा। उसे एयरबेस के टैक्सी बे में पार्क करने के बाद उसमें आए ऑपरेटिंग क्रू और कमांडो स्थित एविएशन रिसर्च सेंटर के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर चले गए। सुपर हरक्यूलिस ऑपरेटिंग क्रू और कमांडो की उपस्थिति में जो कुछ ही मिनटों में ऐनी पहुंचे, वहां के विशाल सम्मेलन हॉल में ARC के वरिष्ठ अधिकारियों ने काबुल में भारतीय बचाव मिशन में किए जाने वाले कार्यों पर दूसरे चरण की ब्रीफिंग का नेतृत्व किया। इस ब्रीफिंग में उन्हें काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले भारतीय विमानों और उनके कमांडो द्वारा पालन की जाने वाली बातों की भी जानकारी मिली। यह नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रीफिंग की तुलना में अधिक व्यापक थी। अपने वरिष्ठों से किए जाने वाले कार्यों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के बाद इस टीम ने मिशन शुरू करने की मंजूरी का इंतजार किया, जो किसी भी समय टास्क फोर्स कमांड सेंटर से आ सकती थी। इस बीच नई दिल्ली में कमांड सेंटर ने मिशन टीम को शाम 4 बजे काबुल के लिए उड़ान भरने का समय निर्धारित करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में अशांत अफगान हवाई क्षेत्र का एक सटीक हवाई यातायात उड़ान चार्ट एविएशन रिसर्च सेंटर के नाविकों और निकासी टीम को सौंप दिया गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना मुख्यालय ने अपने सुखोई 30 स्क्वाड्रन के 6 लड़ाकू विमानों को, जो उन्हें बचाने के लिए फरखोर एयरबेस पर तैनात थे, आपातकालीन उड़ान के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। आदेश सैटेलाइट फोन के माध्यम से ARC के संचार परिसर और ग्रुप 1 को ऐनी पर उतरने वाले पहले सुपर हरक्यूलिस को भेज दिया गया था। इसके बाद ग्रुप 2 कमांडो टीम भी दूसरे उतरे ग्लोब मास्टर विमान में दाखिल हुई। फिर एक के बाद एक ग्लोब मास्टर के साथ 2 हरक्यूलिस ने अफगान हवाई क्षेत्र पर हमला करने के लिए ऐनी एयरबेस से उड़ान भरी। समानांतर में फारखोर एयरबेस के सुखोई MKI लड़ाकू विमानों को भी इन विमानों को एस्कॉर्ट करने के लिए सम्मानित किया गया। काबुल में भारतीय बचाव अभियान का निर्णायक चरण शुरू हो गया है। वायुसेना के 6 Su-30 लड़ाकू विमान सुपर हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर के साथ थे, जिन्होंने ऐनी से 3.5 घंटे पहले अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और उन्हें फारखोर से काबुल के उत्तर पश्चिम में कुंदुज शहर पर तैनात किया। इन सुखोई का मुख्य कार्य खुफिया रिपोर्टों के आधार पर भारतीय विमानों को पर्याप्त हवाई कवर प्रदान करना था कि आतंकवादी काबुल शहर के आसपास इस प्रकार की विमान भेदी मिसाइलों के साथ गश्त कर रहे थे,
जहां तालिबान वायु रक्षा मैनपैड बहुत सक्रिय थे। कुछ ही मिनटों में काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहुंचने वाले भारतीय विमानों को अमेरिकी बलों के समुद्री वायु नियंत्रण समूह द्वारा वहां उतरने की अनुमति नहीं दी गई, जो उस हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को नियंत्रित कर रहा था। इसका कारण यह था कि हजारों स्थानीय लोगों ने काबुल से भागने की जल्दी में, जहां अफगान सरकार पूरी तरह से तालिबान के हाथों में चली गई थी, यहां तक कि हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर भी कब्जा कर लिया, जिससे टेक और लैंडिंग अवरुद्ध हो गई। इसकी वजह से भारतीय हरक्यूलिस और ग्लोबा मास्टर को कुछ और मिनटों तक काबुल के आसमान का चक्कर लगाना पड़ा। इस पूरे समय एस्कॉर्ट के तौर पर काम कर रहे सुखोई लड़ाकू विमान भी इन विमानों के साथ एक निश्चित दूरी पर उड़ान भर रहे थे। कुछ ही समय में अमेरिकी सैनिकों ने हवाई अड्डे के रनवे पर जमा हुई भीड़ और सबसे पहले हरक्यूलिस से बचते हुए जमीन को साफ कर दिया। बाद में स्पेशल एटीसी ने ग्लोब मास्टर को एक के बाद एक को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुखोई लड़ाकू विमान कुंदुजी लौट गए। अगले कुछ सेकंड में भारतीय विमान सैकड़ों यात्रियों को छुड़ाते हुए अफगान धरती पर उतरे। भारतीय सुपर हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर अफगान समय के ठीक 7:15 बजे काबुल के हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को नियंत्रित करने वाले अमेरिकी मरीन की आवश्यकता के अनुसार तुरंत वहां टैक्सीवे पर चले गए। करीब 20 मिनट लगे इन विमानों की पार्किंग पूरी हुई और क्रू लीडर ने नई दिल्ली स्थित टास्क फोर्स सेंटर से संपर्क किया। उनका उद्देश्य मिशन के अगले चरण के लिए अनुमति लेना था। दिल्ली से टास्क फोर्स सेंटर ने बताया कि काबुल में दूतावास कार्यालय से भारतीय नागरिकों को लेकर कई वाहन राजदूत श्री रुदेंद्र तांतन के नेतृत्व में हवाई अड्डे पर आ रहे थे और एक बार जब वे हवाई अड्डे पर पहुंच गए तो उन्हें तुरंत विमान में ले जाया गया। विशेष समूह कमांडो और गरुड़ कमांडो की निगरानी में और बिना आवाज के दुशांबे के लिए उड़ान भरी। इसके साथ ही हरक्यूलिस विमानों और ग्लोब मास्टर विमानों के आसपास तुरंत विशेष कमांडो तैनात कर दिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल की अध्यक्षता वाली निकासी समिति ने आदेश दिया था कि यदि तालिबान ने भारतीय बचाव दल या नागरिकों को किसी भी तरह से खतरे में डालने की कोशिश की, तो जिन हमलावरों के पास जर्मन निर्मित MP5 मशीन आंखें और इजरायली हथियार थे, उन्हें बेरहमी से मार देना चाहिए। इस वजह से ये कमांडो तैनात होने के बाद से ही हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस बीच राजदूत श्री रुद्रेंद्र टंडन और उनके अधीनस्थ अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं और भारत और नेपाल के नागरिकों सहित 234 लोगों के एक समूह के साथ लगभग 11 वाहनों में बसों और कारों से हवाई अड्डे पर पहुंचे। राजदूत टंडन के नेतृत्व में भारतीय और विदेशी काबुल हवाई अड्डे के निशान पर सुरक्षित रूप से पहुंचे और विशेष समूह कमांडो टीम चटुला ने तुरंत 40 कमांडो में से 20 लोगों के इस समूह को घेर लिया, जिन्हें पहले से ही हरक्यूलिस विमानों के एस्कॉर्ट के रूप में टैक्सीवे पर नियुक्त किया गया था। समानांतर में शेष 20 सदस्यीय गरुड़ कमांडो टीम ने रनवे पर खड़े हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर की सुरक्षा के उद्देश्य से इन विमानों के पास एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम के रूप में काम किया। बिना कोई समय बर्बाद किए भारतीय और विदेशी नागरिकों को विशेष समूह कमांडो द्वारा एक पंक्ति में हरक्यूलिस और फिर ग्लोबा मास्टर में ले जाया गया और भारतीय वायुसेना के सहायक कर्मचारियों ने उन्हें अपने अपने स्थान पर बैठने में मदद की। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद दोनों कमांडो टीमें विमानों में चढ़ने के लिए तैयार थीं। लेकिन काबुल हवाई अड्डे के बाहर लगातार गोलीबारी होती रही। टीमों को फिर से स्थिति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय कमांडो समूहों का दृढ़ निश्चय था कि उन 234 लोगों के जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए जो अपनी मातृभूमि में लौटने की तैयारी कर रहे थे। विमान के अंदर राजदूत रुदेंद्र टैंटन जैसे गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने उनके कर्तव्य की भावना को और भी अधिक तीव्र कर दिया। तभी तो भारतीय कमांडो अपने हथियारों के साथ किसी भी चीज का सामना करने के लिए असाधारण दृढ़ संकल्प के साथ खड़े थे। लेकिन सभी कमांडो अपने विमानों में लौट आए जब उन्हें एक खुफिया रिपोर्ट मिली कि यह काबुल हवाई अड्डे के गेट के सामने डेरा डाले हुए स्थानीय अफगानों द्वारा बनाए गए अनियंत्रित यातायात और भीड़ से बचने के लिए स्थानीय तालिबान सैनिकों द्वारा की गई गतिविधियों का एक हिस्सा था। इसके साथ ही हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर ने काबुल से उड़ान भरने के लिए दिल्ली निकासी समिति से अनुमति मांगी। वहां से तत्काल निर्देश प्राप्त हुआ कि मिशन टीम आधे घंटे के भीतर सभी यात्रियों को लेकर काबुल से निकल जाएं और अमेरिकी नौसैनिकों के विशेष एटीसी मार्गदर्शन में भारतीय विमानों ने एक के बाद एक हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी।
अफगानिस्तान की राजधानी में स्थानीय समयानुसार रात 10:15 बजे एक के बाद एक टेक ऑफ किया। कुंदुज के मध्य में स्क्वाड्रन ने हवाई कवर प्रदान करते हुए काबुल के रास्ते में 6 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ मुलाकात की। कम से कम 1.5 घंटे की प्रारंभिक उड़ान के बाद हरक्यूलिस और ग्लोबमास्टर SU फाइटर्स के साथ भारतीय नागरिकों और विदेशियों को लेकर ताजिक समयानुसार लगभग 12:15 बजे दुशांबे के अईनी एयरबेस पर सुरक्षित रूप से उतरे। अईनी के विश्राम कक्ष में कुछ घंटों तक आराम करने के बाद सभी यात्री अगले दिन एयर इंडिया की विशेष उड़ानों और भारतीय वायुसेना की उड़ानों से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। और इसलिए लौह जैसे दृढ़ संकल्प के साथ काबुल, अफगानिस्तान से भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया भव्य बचाव अभियान ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया है। फिर 21 अगस्त 2021 तक के दिनों में भारतीय वायुसेना और एयर इंडिया की फ्लाइट से देश विदेश से 566 लोगों को उनकी वतन वापस लाया गया। वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों ने ऑपरेशन देवी शक्ति के सफल समापन को मध्य एशियाई भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण भारतीय प्रयास करार दिया। उन्होंने अफगानिस्तान की विद्रोही भूमि से अपने नागरिकों के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को बचाने के लिए भारत द्वारा लिए गए मानवीय निर्णय की भी सराहना की। इसके अलावा इन विशेषज्ञों का आकलन है कि यह सैन्य अभियान तालिबान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी, जिसने हमेशा अफगानिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप का विरोध किया था। अतीत में नई दिल्ली की शक्ति दक्षिण एशिया तक ही सीमित थी। इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी स्पष्ट प्रमाण के रूप में रिपोर्ट किया कि हित अब एशियाई महाद्वीप के सभी हिस्सों में फैल गए हैं। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि भारत इन उपायों का समर्थन करने के लिए आने वाले समय में इन क्षेत्रों में स्थायी सैन्य उपस्थिति रखने में भी संकोच नहीं कर सकता है और उक्त स्थिति उनके शाश्वत दुश्मन पाकिस्तान और चीन के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर सकती है। उक्त मीडिया इच्छाशक्ति के बल पर अपने ही नागरिकों को विदेशी देश से निकालने के लिए देश के इस बचाव अभियान को अंजाम देने के लिए सेना का उपयोग करने के लिए भारत के राजनीतिक नेतृत्व की भी सराहना कर रहा है। इसके एक बड़े उदाहरण के रूप में वे संकट के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के कार्यों और भारत के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों द्वारा उन्हें दिए गए अदम्य समर्थन की ओर इशारा करते हैं। संक्षेप में यह तथ्य यहाँ सामने आया है कि दुनिया के मानचित्र पर सबसे प्रमुख महाशक्तियों में से एक उन दुश्मनों के खिलाफ आमने सामने लड़ने के लिए तैयार है, जिन्होंने अपने नागरिकों के बहुमूल्य जीवन की कीमत पर इसे नष्ट करने का साहस किया है। उसके कारण यह बहुत स्पष्ट संदेश है जो भारत ने दुनिया को दिखाया है। इसे अतुलनीय शक्ति का उद्घोष भी माना जाता है। जय हिंद।